नमस्कार, डीवी लाइव बिहार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आराधना और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यश और हाजिर है हम आज का ये कार्यक्रम लेकर। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत करना चाहती हूं। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार की सियासत में उबाल आया हुआ है। एक तरफ विधानसभा चुनाव है तो दूसरी तरफ एनडीए खेमे में खलबली मच गई है। नीतीश कुमार के पलटी मारने की चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में जैसे ही ये खिचड़ी खत्म होगी वैसे ही नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और एनडीए को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। इन सभी चर्चाओं पे हम बात करेंगे और बात करेंगे कि बिहार की सियासत में इस वक्त क्या चल रहा है खास और किस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, सब पर आएंगे। और सबसे पहले जब हम बयानों की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे बीजेपी नेता और पूर्व सांसद रह चुके हुकुमदेव नारायण यादव की। इनका एक बयान सामने आया है और कहा यह जा रहा है कि अभी तक तो नीतीश कुमार के पलटी मारने की चर्चाएं जो हर तरफ चल रही थी वो केवल विपक्षी दल इसे बढ़ावा दे रहे थे और कहीं ना कहीं इस तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन अब जो हुकुमदेव नारायण यादव का बयान सामने आया, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेताओं में से एक माने जाते हैं, इनके बयान ने इन सभी चर्चाओं को बल दे दिया है। तो सबसे पहले हम आपको पढ़वाते हैं कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। इन्होंने कहा कि अब आने वाले समय में लोग वोट देंगे, 60 से 70% युवा लोग वोट करेंगे। हमारी पीढ़ी के लोग तो अब ज्यादा बचे नहीं हैं। जो नई पीढ़ी के लोग हैं, चाहे वे किसी भी जाति के हों, वे आने वाले चुनाव के लिए आत्मचिंतन करें, आत्मविश्लेषण करें, आत्मशोधन करें और अपनी आत्मा के प्रकाश में खोजें कि उनको कैसा बिहार बनाना है। इस बिहार ने कांग्रेस का राज देखा, लालू राबड़ी का शासन देखा, फिर 18 साल से नीतीश के राज को देखा। इसमें पिछड़ावाद है या सवर्णवाद है, हिंदूवाद है या मुस्लिमवाद है, सामंतवाद है या साम्यवाद है, पूंजीवाद है या समाजवाद है। मैं खुद नहीं इस 18 बरस में नहीं समझ पा रहा हूं। बिहार में एक सर्वे हो रहा था, 6 महीने से समय बढ़ते बढ़ते अब मार्च में होगा। क्यों? नीतीश कुमार की सरकार में अच्छे काम भी हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, लड़कियों की शिक्षा के लिए हुआ, उनको ड्रेस दी गई, उनको सुविधा दी गई, शराबबंदी की गई। लेकिन विकास के और भी काम है। रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। इस सब पर सोचना चाहिए था। किसानों की हालत खराब हुई है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। राजस्व के मामले में कोई खाता बही नहीं है। बिहार में राज कौन चला रहा है पता नहीं चलता। मैं लिखता रहता हूं, 2025 में क्या होगा पता नहीं। डॉक्टर लोहिया कहते थे, जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती है। तो आपने देखा कि कैसे हुकुमदेव नारायण यादव ने एक तरह से अपना ये बयान जाहिर किया है। उन्होंने अपनी भावनाएं बताई हैं कि 20 साल तो देखा लोगों ने, इसका मूल्यांकन कौन करेगा। एक पक्ष तो सिर्फ लालू का जंगल राज ही रटता रहता है। जंगल राज तो 2005 में चला गया था। उस समय जो लड़का 5-10 साल का था उसने तो लालू का जंगल राज देखा ही नहीं। जिसने देखा ही नहीं उसे क्या सुना रहे हो। आज जो युवा है उसने नीतीश कुमार राज देखा। उसने लालू यादव के समय में जंगल राज था या मंगल राज था, उसने देखा ही नहीं। तो आपने देखा कि कैसे इन्होंने बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने नीतीश कुमार के शासन पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने तारीफ भी की दबी जुबान में, लेकिन जो उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया वो इस बात पर था कि विकास तो हुआ, लेकिन कैसा हुआ, कितना हुआ। कई क्षेत्रों में हमने देखा कि हाँ, लड़कियों को ड्रेस बांटी गई, शिक्षा मिली, लेकिन कई जगह हमने देखा कि किसानों की हालत क्या है, युवाओं की हालत क्या है, उन्हें रोजगार मिल रहा है कि नहीं। उन्होंने युवाओं के मुद्दे पर बहुत ज्यादा जोर दिया। उन्होंने लालू यादव के शासन को नीतीश कुमार के शासन से जोड़ा है, एक तरह से तुलना की है। इस पर यश, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अगर कोई बीजेपी नेता ही अगर नीतीश कुमार पर वार कर रहा है एक तरह से, तो इसके क्या मायने निकाले जाएंगे। धन्यवाद आराधना। ये सब बयान आप देखिए किस समय आ रहे हैं। ये बयान इस समय आ रहे हैं जब नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, और पहले भी ऐसे कई मौके आए जब नीतीश कुमार ने चुप्पी साधी थी और उसके बाद क्या हुआ, ये भारत की राजनीति इसकी गवाह है, बिहार की राजनीति इस बात की गवाह है। एक शेर है आराधना, और वो शेर ये है कि कुछ ना कुछ बोलते रहो हमसे, चुप रहोगे तो लोग सुन लेंगे। तो नीतीश कुमार की ये जो चुप्पी है, इसकी गूंज ना सिर्फ बिहार में बल्कि दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है इस चुप्पी की। और इसी को लेकर जो हुकुमदेव नारायण सिंह है वो एक तरफ से बीजेपी का पक्ष रखते हुए पसोपेश में नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी खुद कंफ्यूज हो गई है कि नीतीश कुमार चुप क्यों हो गए यहां पर। और इसको लेकर जो है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो चुप्पी साधी है, उनसे जब पूछा गया कि लालू यादव ने हाल ही में कहा था, नीतीश जी, एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि हाल ही में लालू यादव ने यह कहा कि आप अगर साथ आते हैं
तो फिर आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, आपका स्वागत है, आइए साथ में मिलकर काम करते हैं। तो नीतीश कुमार ने पहले कहा था, आराधना, हमने भी सुना है कि बहुत इधर उधर हो लिए हम, अब नहीं होंगे। एक बार फिर कह देते नीतीश कुमार तो सब कुछ जो है साफ हो जाता, स्पष्ट हो जाता कि नीतीश कुमार यही हैं, कहीं जा नहीं रहे। लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी थी, उन्होंने हाथ जोड़ लिए। तो पहले तो नरेंद्र मोदी के आगे हाथ जोड़ते हुए नजर आए, उनके पैरों पर गिरते हुए नजर आए, लेकिन अब पत्रकारों के सामने इस सवाल पर वो हाथ जोड़ रहे हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। नीतीश कुमार जो है कुछ ना कुछ करने की जुगत में लगे हुए हैं। तो इसको लेकर जो है एक तरह से राजनीति गरमाई हुई है। अब हुकुमदेव नारायण सिंह ने जो बात कही, आराधना, जो अभी आपने पढ़ के सुनाया, उसमें दबी जुबान में उन्होंने मिला जुला एक तरह से बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि कुछ तो अच्छे काम हुए हैं नीतीश के कार्यकाल में, जैसे आपने महिलाओं का जिक्र किया, शिक्षा की बात की, और ये भी कहा कि शराबबंदी हुई है। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि लेकिन विकास के और भी काम हैं जो बिहार में होने हैं। रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है बिहार। तो यानी कि जो मूलभूत सुविधाएं, उस पर ही सवाल उठा दिया इन्होंने। और एक तरह से इनका यह भी बयान है, आराधना, कि अगर ऐसा कुछ होता है, नीतीश अगर पलटी मारते हैं, तो फिर हम तेजस्वी यादव जो है उनसे बात करेंगे और उनको सीएम बनाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि तेजस्वी को अपने आप को उस हिसाब से रूपांतरित करना चाहिए। यानी एक तरह से इन्होंने तेजस्वी की तरफ इशारा कर दिया कि हम तेजस्वी को भी सीएम बनाने के बारे में सोच सकते हैं। जी बिल्कुल, एक तरह से इन्होंने यही कहा है कि हम तेजस्वी को फिर एक विकल्प के तौर पर देखेंगे कि उसके बाद अगर नीतीश पाला बदल जाते, क्योंकि अगर वो चुप्पी तोड़ नहीं रहे हैं तो हम क्या कयास लगाएं। हम तो यही अनुमान लगाएंगे कि या तो वो हमारे साथ हैं या तो पाला बदलने की तैयारी में लग गए। क्योंकि अगर इतिहास के पन्ने पलट कर देखें, आराधना, तो यही चीज निकल कर सामने आती है। जब जब नीतीश कुमार बीमार पड़ते हैं या चुप्पी साध लेते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ जो है राजनीतिक भूचाल आता है बिहार की राजनीति में। और वैसा ही इस बार कुछ स्थिति बनती हुई दिख रही है। कहा जा रहा है कि खरमास से पहले जो नीतीश कुमार है वो पलटी मार सकते हैं। और ये खिचड़ी है किसमें बंटने वाली है, कौन इस खिचड़ी को खाने वाला है, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। और ये नीतीश कुमार ही जानेंगे और कोई नहीं जानता। हाल ही में मीसा भारती ने भी एक बयान दे दिया था, आराधना, कल की बात है। कल उनसे पूछा गया, हालांकि बीपीएससी को लेकर उनसे प्रश्न किया गया, लेकिन आखिरी में उनसे यह सवाल भी किया गया कि अभी हाल ही में आपके पिता लालू यादव ने जो है कहा था कि नीतीश कुमार आते तो उनका स्वागत है, साथ में काम करेंगे। तो मीसा भारती ने भी इस पर ऐसा बयान दिया कि जिसपे एक तरह से जो ये उबाल है और ज्यादा तेज हो गया। उनका यह कहना था कि नीतीश कुमार और लालू यादव बहुत पुराने दोस्त हैं, ये दोनों क्या कहते हैं आपस में यही जाने। तो क्या आपस में इनकी कुछ बात चल रही है और पुरानी दोस्ती जो है वो फिर से उसमें जो है एक तरह से गर्माहट आ गई है और दोनों फिर से पर्दे के पीछे हाथ मिला रहे हैं। ये हाथ मिलाती हुई तस्वीर क्या आने वाले दिनों में भी हमें देखने को मिलने वाली है? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है, आराधना। जी बिल्कुल, यानी अगर हम देखें तो जो बीजेपी बिहार में एनडीए की सरकार है, बीजेपी और जेडीयू दोनों गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। और जब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, जब सवाल विधानसभा चुनाव का है, और ऐसे में जहां दोनों पार्टियों को एक साथ होकर, एकजुट होकर अपना प्रचार प्रसार करना चाहिए, तो हम देखते हैं कि नीतीश कुमार अपनी अलग प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं। और वहीं बीजेपी अब नीतीश कुमार को ही निशाना बनाने पर तुली हुई है। बीजेपी के ही नेता नीतीश कुमार के प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, और ना सिर्फ सवाल उठा रहे हैं बल्कि वो लालू यादव के प्रशासन को, जिन्हें बीजेपी अक्सर जंगल राज कहती आ रही है, वो उसे भी कह रहे हैं कि आज का युवा तो जानता ही नहीं है कि वो जंगल राज था या मंगल राज था। यानी एक तरह से जो बयान बीजेपी लगातार देते आई है, अब वो उसी से पीछे हट रही है। और अगर हम देखें तो ये जो बयान है हुकुमदेव नारायण का, ये बयान बहुत बड़ा है, यश अपने आप में बहुत बड़ा है। क्योंकि इन्होंने लालू यादव के प्रशासन, अगर हम बात करें अभी फिलहाल बिहार में युवाओं की संख्या ज्यादा है, जो भी अभी वोटिंग लिस्ट में सबसे ज्यादा अगर नाम होगी तो युवाओं का होगा। और इसीलिए लगातार ये लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि अगर बीजेपी 400 पार नहीं कर पाई तो उसमें युवाओं का मुद्दा काफी अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई दिया। तो ऐसे में अब जब बिहार में वापस से चुनाव है तो एनडीए गठबंधन के लिए युवाओं का मुद्दा काफी अहम हो जाता है। और उन्होंने जो बीजेपी के पूर्व नेता हुकुमदेव नारायण है, इन्होंने चोट भी की है तो युवाओं के ही मुद्दे पर की है। उन्होंने सवाल भी उठाया तो युवाओं के मुद्दे पर उठाया है कि जो कल 8-10 साल का युवा बच्चा था, आज वो युवा हो चुका है। लालू के राज में उन्हें नहीं पता कि प्रशासन कैसे चला और क्या खामियां थी, क्या खूबियां थी, उन्हें कुछ भी नहीं पता। लेकिन आज नीतीश का राज वो देख रहे हैं। यानी ये साफ है कि जो बिहार की एनडीए सरकार है, एक तरह से उन्होंने उस पर ही सवाल उठाया। और ये सवाल बिहार की एनडीए सरकार पर नहीं, उन्होंने निशाना साधा है नीतीश कुमार पर। तो एक तरह से अंदर खाने कहीं ना कहीं ये हलचल मची हुई है कि नीतीश पाला बदल सकते हैं। अभी तक जो बाहरी तौर पर ये बयान आ रहे थे कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये मीडिया की चर्चाएं हैं,
हैं, ये खबरें हैं, लेकिन इन खबरों की का हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन अब अगर हम देखें बीजेपी नेता के इस बयान से एक बात तो साफ है कि अंदर खाने भी डर का माहौल है और उन्हें भी नहीं पता कि नीतीश कब क्या फैसला ले सकते हैं, और ऐसे में इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सीधे तौर पर ये जो अभी आप कह रही थी, इसमें देखिए तेजस्वी जो है, तेजस्वी के लिए एक तरह से इसमें विन विन सिचुएशन नजर आ रही है, ठीक है। और तेजस्वी के दोनों हाथों में लड्डू है, तेजस्वी के दोनों हाथों में बल्ले बल्ले की सिचुएशन नजर आ रही है। लेकिन हुकुमदेव नारायण ने जो ये बात कही लालू के शासनकाल की, जो 2005 में समाप्त हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार आते हैं। इनका सीधे तौर पर यही कहना था कि 2005 में जो बच्चा रहा होगा 5 साल 10 साल का, वो आज युवा वोटर है। यानी एक तरह से जब उसका वो जब घुटनों पे चल रहा होगा आज का वोटर 2005 और उससे पहले, यानी लालू यादव के शासनकाल में, आराधना, उस समय तो उसे पता नहीं होगा लालू यादव का शासनकाल क्या जंगल राज था कि मंगल राज था। लेकिन हुकुमदेव सिंह का सीधे तौर पर नीतीश कुमार का जो ये कार्यकाल रहा है उस पर निशाना है। वो ये कह रहे हैं कि इसी दौरान तो जो बिहार का युवा है वो 5-10 साल का रह के बड़ा हुआ है और वोटर बना और अब वो वोट देने वाला है। तो उन्होंने युवाओं को चेताया है कि आप देखकर सोच समझकर गंभीरता से वोट करें। यानी आपने नीतीश कुमार का काल देखा है। सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के काल में क्या हुआ ये युवा को देखना चाहिए, समझना चाहिए और फिर सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। यानी अगर आपको तारीफ करनी थी तो खुल के कर देते कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में सब अच्छा ही अच्छा हुआ, आप इन्हीं को वोट दीजिए और नीतीश को दोबारा लेकर आइए। लेकिन इन्होंने सिर्फ इशारा दिया है। इशारा देने का मतलब यह है कि ये कहीं ना कहीं संशय को बरकरार रखे हुए हैं कि युवा भी जानता है। और युवाओं का मुद्दा जो होता है, आराधना, कहीं भी आप देख लें, यूपी में देख लें, आप बिहार में देख लें, कहीं भी देख लें, युवाओं के पास इतनी ताकत होती है कि वो सरकार को घुटनों पे लाकर रख सकते हैं। और बीपीएससी का जो मुद्दा है वो इस समय गरमाया हुआ है बिहार में। तो छात्रों का मुद्दा यहां भी जो है बिल्कुल तूल पकड़ा हुआ है और बिल्कुल गरमाया हुआ है। इसकी भी जो डेंट है वो कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को लग सकती है। तो एक तरह से उन्होंने हल्का सा इशारा कर दिया, एक चिंगारी मार दी है इन्होंने, ये कहते हुए कि जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो बहुत ही सोच समझकर इस बार वोट दे, क्योंकि उन्होंने पलते बढ़ते हुए अपनी स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिक्षा के दौरान नीतीश कुमार का राज देखा है। और नीतीश कुमार के राज में ही ये जो है एक तरह से इशारा करते हुए उन्होंने बता दिया कि देखो छात्रों की क्या हालत है, युवाओं की क्या हालत है, कितना ध्यान रखा जा रहा है, कितना ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो सोच समझकर आप वोट दें। और इसको आप देखिए, इसकी जो चिंगारी थी वो वहां से शुरू होती है कि एक तो नीतीश कुमार चुप्पी साध जाते हैं। हाल ही में फिर खबर आती है कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। उनका दिल्ली दौरा, 2 दिवसीय दिल्ली दौरा, उस पर सभी की नजर होती है। जी बिल्कुल। तो अगर हम देखें ऐसे कि नीतीश कुमार को लेकर एक तरह से राजनीतिक दबाव नहीं कहा जा सकता यश, कि एक तरह से राजनीतिक तौर पर उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप अकेले दम पर चुनाव नहीं जीत सकते और आपको चुनाव जीतने के लिए एनडीए की जरूरत है, क्योंकि आज का जो युवा है उसने देखा है कि आपके शासन में क्या खूबियां थी और क्या खामियां थी। तो आप अकेले अपना वोट बैंक इकट्ठा नहीं कर पाएंगे और ऐसे में आपको बीजेपी की जरूरत है। और ना सिर्फ यहां, बल्कि अगर हम छात्रों का, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया बीपीएससी के मुद्दे पर, तो बीपीएससी के मुद्दे पर भी कहा यह जा रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार के बचाव में नहीं आ रही है। मतलब अगर हम देखें तो बिहार की एनडीए सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर छात्रों की मांग क्यों नहीं सुनी जा रही। लेकिन वहां पर बीजेपी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आता है, कुछ भी नहीं कहा जाता है। बीजेपी एकदम से चुप है इस पर। क्यों? क्योंकि शिक्षा मंत्रालय अगर हम देखें, शिक्षा विभाग वो नीतीश कुमार की पार्टी के पास है, जेडीयू के पास है। अगर बिहार में हम विभागों का बंटवारा देखें तो वो जेडीयू के पास है। तो ऐसे में क्या बीजेपी अब नीतीश कुमार को टारगेट कर रही है, उन पर दबाव बना रही है कि वो पाला ना बदले? क्योंकि अगर वो पाला बदलते हैं या वो अकेले भी मैदान में उतरते हैं तो वो चुनाव जीत नहीं पाएंगे। इस तरह की एक राजनीति कह लीजिए बीजेपी की तरफ से खेला जा रहा है। इस तरह की जो चर्चाएं आ रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक और तस्वीर देखने को आई थी, जैसा आप ये कह रही हैं बीपीएससी का जो आप उल्लेख कर रही हैं आराधना, बीपीएससी का जो सीधा सीधा आरोप लग रहा है वो बीपीएससी जो आयोग है वहां का, लोक सेवा आयोग बिहार का, और साथ ही नीतीश कुमार पर आरोप लग रहा है कि ये बिहार के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी, उनकी मांग नहीं मान रहे हैं। और इसको लेकर जो है जब बचाव में आना चाहिए अगर बीजेपी को, भाई आपकी साझी सरकार यहां चल रही है, एनडीए की सरकार है और आपके सीएम पर आरोप लग रहे हैं, तो एक तरह से आप भी उसमें सहयोगी हैं। और आपकी चुप्पी एक तरह से ऐसा बता रही है कि इस घोटाले में जो आरोप लगा रहा है छात्र संगठन, इस घोटाले में आपकी भी संलिप्तता है, आपका भी इसमें कोई मिली भगत है। तो उनको अगर बचाव में आना चाहिए तो बीजेपी को आके ये बताना चाहिए कि इस बार जो है नीतीश कुमार पर जो आक्षेप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। लेकिन इसको लेकर नीतीश कुमार की जो सरकार है वो अलग थलग पड़ती हुई दिख रही है। यहाँ बीजेपी बिल्कुल भी बचाव में नहीं आ रही है। एक तरह से उन्होंने नीतीश कुमार को अलग थलग छोड़ दिया और ये बताने की कोशिश कर रही है बीजेपी कहीं ना कहीं कि नीतीश कुमार अलग अगर रास्ता इख्तियार करते हैं तो अपने दम पर चुनाव जीतने का मादा नहीं रखते हैं। और नीतीश कुमार भी बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, वो इस चीज़ को बखूबी समझते हैं कि वो बीजेपी किस तरीके की राजनीति करती है। हाल ही में महाराष्ट्र में जो देखा गया कि जिसको सीएम का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा गया, उस जीतने के बाद
उनको ही साइडलाइन कर दिया गया और उनकी ताकत को कम करने की कोशिश की गई। और ना सिर्फ उनके बल्कि सीएम पद छीन लिया गया, कोई मलाईदार मंत्रालय उनके हिस्से में नहीं आया और उनके जो बाकी समर्थक थे उनकी भी ताकत कम करने की कोशिश की गई। यानी कहा तो ये भी गया कि पार्टी तोड़ने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से। जी बिल्कुल, बीजेपी की तो यह तो इतिहास रहा है। आप देखिए, शिरोमणि अकाली दल की बात करें, बिजू जनता दल की बात करें, आप हालिया उदाहरण ले लें शिवसेना का, तो इनको तोड़कर सत्ता लोलुपता जो है उसको बीजेपी पूरा करने का काम करती है। और साथ ही साथ जो इसके तमाम जो राजनीतिक क्षेत्रीय दल होते हैं उनको खत्म करने का वो प्रयास करती है, उनसे हाथ मिलाकर उनके सहयोग, क्योंकि वो जमीन से जुड़ी हुई वहां की स्थानीय पार्टी होती है, तो उनको एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करती है बीजेपी। और उसके बाद जब चुनाव जीत जाती है तो उनको ही किनारे करने की कोशिश करने में लग जाती है। नीतीश कुमार इस बात को भांप चुके हैं आराधना, इसलिए जब वो दिल्ली पहुंचे थे तो खबर यह आ रही थी कि हो सकता है इनकी कोई बैठक होगी अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से या जेपी नड्डा से। लेकिन नीतीश कुमार ना कुछ बोले, एक हेल्थ चेकअप कराया, मनमोहन सिंह के परिजनों से मिलते हैं और उसके बाद बिना मिले ही चले जाते हैं। एक सीधी सी सामान्य सी बात है आराधना, कोई आपको और हमारा ही जानने वाला हमारे शहर में अगर घूमने फिरने आ जाए और वो दूर से घूम फिर कर निकल जाए और हमें पता चले कि वो आया था, तो हम उससे शिकायती लहजे में ये कहते हैं कि क्या यार, शहर आए थे तो एक बार मिलके तो चले जाते। तो यहाँ बीजेपी और नीतीश कुमार जो है, आपकी सरकार है यहाँ पर और केंद्र में भी आप दोनों सहयोगी हैं, तो जब आप दिल्ली पहुंच रहे हो तो आप इनसे मिल क्यों नहीं रहे हैं? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है और नीतीश कुमार कुछ ना कुछ करने की तैयारी में है और इसका खुलासा वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसीलिए वो ना अमित शाह से मिले, ना मोदी से मिले, ना नड्डा से मिले। और उनको ये भी भनक पड़ चुकी होगी कि कहीं ना कहीं बीजेपी है, अगर इनको शिंदे 2.0 इनके साथ खेलने वाली है तो ये अकेले ही क्यों ना चुनाव लड़े। प्रचार में हमने देखा आराधना, अभी नीतीश कुमार की जो यात्रा शुरू हुई थी, बिहार प्रगति यात्रा, जिसका नामकरण दोबारा किया गया, उसमें पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का चेहरा दिखा, उसमें जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, किसी का भी चेहरा नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि नीतीश कुमार भांप गए कि अगर ये साथ में दोनों चुनाव लड़ते हैं इस बार फिर से बीजेपी और जेडीयू, तो इनके साथ महाराष्ट्र 2.0 होने की पूरी संभावना है। और नीतीश कुमार ये जो अपनी राजनीति की आखिरी पारी खेल रहे हैं उसका कहीं ना कहीं एक तरह से इस तरीके से डी एंड करने वाली है बीजेपी की नीतीश कुमार उसके बाद कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो उसको देखते हुए नीतीश कुमार इस फिराक में है कि अगर वो इस बार चुनाव लड़े तो पूरी जेडीयू जो है वो अपने दम पर चुनाव लड़े और जीते, ताकि बीजेपी के साथ कोई सौदेबाजी उनको ना करनी पड़े, क्योंकि सौदेबाजी पे अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जेडीयू को घाटा मिलता हुआ दिख सकता है। जी बिल्कुल, यानी नीतीश कुमार पहले से ही भाप गए हैं कि बीजेपी उनके साथ क्या खेल कर सकती है और ये सिलसिला नाराजगी का जो है वो कहीं ना कहीं इसी वजह से दिखाई दे रहा है। और लगातार नीतीश कुमार उनके बैठकों से दूरी बना रहे हैं, पीएम मोदी से दूरी बना रहे हैं। अब हम अगर बात करें नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे की ही, जैसा कि आपने बताया यश, तो नीतीश कुमार ना पीएम मोदी से मिले, ना अमित शाह से मिले, ना जेपी नड्डा से मिले। एक शिष्टाचार मुलाकात तो बनती थी, अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री जाता है तो वो देश के प्रधानमंत्री से एक शिष्टाचार मुलाकात करता है, लेकिन वो भी नहीं हुई। ऐसे में सवाल नीतीश कुमार की नाराजगी से लेकर बीजेपी की मनाने की कोशिशों पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि अभी खबर ये आ रही थी यश कि अमित शाह ये बिहार का दौरा करने वाले हैं, 5 जनवरी को वो बिहार आने वाले हैं। लेकिन अभी तक अमित शाह के इस दौरे का कोई शेड्यूल सामने नहीं आया, कोई जानकारी सामने नहीं आई, जिसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी नीतीश की नाराजगी को भाप गई है या क्या वजह है, क्यों अमित शाह के दौरे की अभी कोई जानकारी नहीं आई, क्या ये दौरा टल जाएगा, इस तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं आया अभी तक, कोई भी दौरे से जुड़ी कोई जानकारी सामने क्यों नहीं आई है? देखिए, सबसे पहले नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचते हैं, कयास ये लगाए जाते हैं कि मिलेंगे तो अमित शाह से मिलेंगे या मोदी जी से मिलेंगे या जेपी नड्डा से मिलेंगे। वहां इनकी मुलाकात नहीं होती है। तब जो है एक तरह से बीजेपी को सांप सूंघ जाता है। इस बात को लेकर आराधना कि नीतीश कुमार यहां आए, जो सरकार में, केंद्र सरकार में भी सहयोगी हैं और बिहार में भी सरकार में सहयोगी हैं, ये दिल्ली आते और मिलते नहीं है। क्या नीतीश कुमार कोई खिचड़ी पका रहे हैं, कोई खेला करने की तैयारी में है? इसको लेकर बीजेपी अलर्ट होती है और खबर यह आती है फिर आराधना कि अब अमित शाह ये प्लान कर रहे हैं कि नीतीश दिल्ली आए, मिले नहीं, लेकिन अब अमित शाह दिल्ली बिहार जाएंगे और वहां जो है नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, एक इनकी बैठक होगी बिहार चुनाव को लेकर। लेकिन नीतीश कुमार की जो चुप्पी है, इसको लेकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी तक बीजेपी की ओर को ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है कि अमित शाह को अपना शेड्यूल बिहार में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। क्योंकि केंद्रीय मंत्री जब किसी राज्य का दौरा करते तो वहां के सीएम और तमाम जो आला अधिकारी, उनको बताया जाता है कि इनका दौरा होने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार ने शायद इसको कोई अलाउंस ही नहीं दी होगी, अनुमति ही नहीं दी होगी, या एक तरह से कोई अपनी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया होगा। तो एक तरह से 6 तारीख को जो इनकी प्रस्तावित यात्रा थी, ये अभी फंसी हुई दिख रही है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार ये कहते हैं कि भाई हम तो सहयोगी हैं, आइए, हम तो दिल्ली में गए थे तब भी आपसे मिल लेते और आप आ रहे हैं तो आइए, आपसे तो कभी भी मुलाकात की जा सकती है। लेकिन नीतीश कुमार एक तरह से हाथ बांधे हुए हैं, ना तो दिल्ली जाने पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं और
यहाँ अगर वो बिहार आना चाह रहे हैं तो तब भी नीतीश कुमार कोई हरी झंडी नहीं दिखा। अभी हमने हाल ही में देखा था कि एनडीए ने जो बैठक बुलाई थी उसमें भी नीतीश नदारद थे और कहा यही जा रहा था कि उनकी नाराजगी खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह से है, क्योंकि अमित शाह ने सीएम पद को लेकर जो बयान दिया था कि सीएम पद पर फैसला वो चुनाव के बाद करेंगे, इस बयान ने नीतीश की टेंशन और बढ़ा दी और इसीलिए शायद वो एनडीए की बैठक में शामिल नहीं हुए। और ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर अमित शाह बिहार दौरे पर आते भी हैं तो क्या नीतीश उनसे मुलाकात करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है यश। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ सवाल नहीं, प्रतिक्रिया भी है कि अगर ये मुलाकात नहीं होती है तो अंदर खाने जो भूकंप मचा हुआ है वो शायद बाहर आ जाएगा और अंदर खाने की सारी हलचल बाहर आ जाएगी। यानी साफ हो जाएगा कि बिहार की राजनीति में क्या बड़ा होने वाला है, क्या बदलाव आने वाला है। यानी देखा जाए तो नीतीश कुमार ने पूरी तरह से बिहार की सियासत में एक बदलाव के संकेत दे दिए हैं। बिहार की पूरी तस्वीर बदलने वाली है। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और सब कुछ निर्भर करता है नीतीश कुमार पर, क्योंकि जो नीतीश कुमार अभी तक ये कह रहे थे कि हमसे गलती हो गई, हम कहीं नहीं जाएंगे, बीजेपी के सामने उन्होंने लगातार ये बातें कही, लेकिन अब वो चुप्पी साधे हुए हैं पलटी मारने के सवालों पर। और पहले तक तो सिर्फ लालू यादव ने उन्हें न्योता दिया था, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि नीतीश कुमार को हमारे दल में आने से आ सकते हैं वो। मतलब संकेतों में कांग्रेस की तरफ से भी यह बयान दिया गया है। आपको बता दें कि विधायक दल के नेता शकील अहमद खान का बयान सामने आया है, तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कहा है उन्होंने, जिसके बाद ये संकेत मिलने लगे हैं कि आरजेडी के साथ ही अब कांग्रेस भी नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे खुले रख रही है। तो आइए आपको सुनवाते हैं। दरवाजा खुला हुआ है, वापसी करें, नीतीश कुमार गलती कर देते हैं। गांधीवादी जितने भी देश में हैं, गोडसेवादियों से अलग हो जाए तो सब साथ हैं। उम्मीद है नीतीश कुमार को। मैंने आपको क्या कहा, गांधीवादी जितने लोग भी हैं, और नीतीश जी तो गांधी जी के 7 उपदेश तो अपने टेबल पे रखते हैं, तो गोडसेवादियों से अलग हो जाएंगे, सब साथ हैं। आप लोग एक्सेप्ट करेंगे उनको? इतना बड़ा लाइन बोल दिया, गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग गोडसे की विचारधारा से अलग हो जाएंगे, सब साथ हैं। ठीक। तो आपने देखा कि कैसे कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने साफ शब्दों में कहा कि इतना बड़ा लाइन बोल दिया है कि जो भी गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं वो एकजुट हो जाए। यानी उन्होंने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार तो गांधी जी के विचारों को अपने टेबल पर सजा कर रखते हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार को भी हमारे साथ एकजुट हो जाना चाहिए, हमारे पाले में आ जाना चाहिए। इससे पहले लालू का भी बयान आया था यश, और अब कांग्रेस की तरफ से ये जो बयान आया है, यानी हम देखें कि गर्मजोशी जो है महागठबंधन के दलों में नीतीश कुमार को लेकर वो बढ़ती जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सीधे तौर पर अब कांग्रेस ने भी यही कहना शुरू कर दिया है कि नीतीश कुमार जब चाहे इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं दोबारा। और इसको लेकर लालू यादव का बयान तो हमने सुना ही था, उनकी बेटी मीसा भारती ने भी यही कहा था। लालू यादव ने तो स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि जब नीतीश आना चाहे तो आ सकते हैं, हम साथ में मिलकर काम करेंगे। लालू यादव एक तो अभी पिछले कुछ समय से देखा जाए आराधना तो ज्यादा बोलते नहीं हैं, यानी बहुत कम बोल रहे हैं, लेकिन जब बोल रहे हैं तो उनकी बात में वजन है, कोई ना कोई बात छिपी हुई है, तभी वो बोल रहे हैं। उनका एक एक वाक्य जो है उसमें बहुत सारी तहें छिपी हुई होती हैं। तो अगर लालू यादव ये कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ अंदर खाने उनकी बात हुई होगी इस चीज को लेकर आराधना कि नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी में है। तो एक तरह से लालू यादव ने यह बयान देकर रेड कारपेट बिछाने का काम कर दिया है कि बस अब ये तैयारी हमने आपके लिए कर दी, आप हमारे पुराने मित्र हैं, आप आ जाइए। और अभी जो शकील अहमद का हमने बयान सुना आराधना कांग्रेस के, इनका भी यही कहना है कि एक है गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग और दूसरी तरफ है गांधीवादी विचारधारा के लोग। तो हम यही कहेंगे कि नीतीश कुमार के लिए बेहतरी इसी बात में है कि गांधीवादी विचारधारा के साथ आ जाए। गांधीवादी विचारधारा का मतलब सीधे तौर पर यही आराधना कि इंडिया गठबंधन के साथ आ जाए, महागठबंधन के साथ आ जाए। और हाल ही में इसकी सुगबुगाहट तब तेज हुई थी जब आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो गवर्नर का पदभार वो संभालने के लिए वहां पे बिहार पहुंचे, केरल से बिहार पहुंचे और नीतीश कुमार उनसे मिलने के लिए पहुंचे। इसके साथ ही साथ ना सिर्फ नीतीश से बल्कि आरिफ मोहम्मद खान जो नए गवर्नर हैं बिहार के, उन्होंने लालू परिवार से भी मुलाकात की थी। यानी क्या ये बात की जा रही है कि हम बहुत जल्दी जो है एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं और लालू, नीतीश और कांग्रेस ये सब साथ में आने वाले हैं और हम आपके पास सरकार बनाने का दावा कब पेश करने आए? क्या उस तारीख की बात करने के लिए गए थे नीतीश कुमार और लालू यादव से बात हुई थी? तो एक तरह से अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है आराधना। इसको अब देखना होगा कि ये जो खरमास से पहले जो खेला होने की ये जो सुगबुगाहट है, इसका ये मकर संक्रांति में जो खिचड़ी बनाने वाली जो बात होती है, जो खिचड़ी पक रही है, ये कौन खाता है?
जी बिल्कुल, और खबर तो ये भी आ रही है कि 18 जनवरी को राहुल गांधी बिहार का दौरा कर सकते हैं। और अगर राहुल गांधी, अभी तक तो कांग्रेस के विधायक दल के नेता का ही बयान सामने आया, लेकिन अगर राहुल गांधी ये दौरा करते हैं और उन्होंने भी ऐसे ही कुछ संकेत दे दिए, तो जाहिर है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले अगर बीजेपी और जेडीयू अलग हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए बिहार का चुनाव बहुत मुश्किल होने वाला है। और इन सभी चीजों पर हमारी नजर रहेगी और ये